सारे एसी सोर्सेस को रिमूव किया था। क्यों? क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके बाद हमने सिर्फ बीसीसी और बीईई को रहने दिया था, और उसके बाद हमने केसीएल और केवीएल की इक्वेशन लगाई थी। ऐसे इनपुट लूप लिया था एंड आउटपुट लूप ऐसा लिया था। इससे हमें क्या निकल करके आया था? आईसी एंड बीसीई। क्यू क्यों निकाला है? क्योंकि हम क्यूशन पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब वो ऑपरेटिंग पॉइंट जहाँ पे वो सक्सेसफुली एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा कि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। That will operate in amplifier as an amplifier। और इस डीसी एनालिसिस को करके हमने ये भी इंश्योर किया था कि हाँ ये हमारा एक्टिव रीजन में ही है, अदरवाइज ये एम्पलीफायर नहीं होगा। इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं रखना है कि अरे ये कहीं सैचुरेशन में तो नहीं है, कहीं कट ऑफ में तो नहीं है। बीजेटी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, मतलब गेट में अगर आप लोग जाएंगे एनालॉग सर्किट्स वाला चैप्टर उठाएंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ बीजेटी और रजिस्टर का एक सर्किट है, वहां पे आपसे पूछा गया है आउटपुट की करंट क्या है, आउटपुट का वोल्टेज क्या है, और वहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हमारा बीजेटी एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। तो वो तो डिवाइसेस का पार्ट हो गया। अब डीसी एनालिसिस के बाद हम करते हैं एसी एनालिसिस। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं दैट मीन्स हमने डीसी एनालिसिस कर लिया है। ये क्लियर है सभी को? मतलब कि अगर आपको एसी एनालिसिस पिक्चर में आ रहा है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली सर्किट का डीसी एनालिसिस हो चुका है, तभी हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं। अदरवाइज एसी एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी एनालिसिस करने के लिए हम जो पैरामीटर्स या जो भी हम एलिमेंट्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आरई लगाएंगे या तो फिर एच पैरामीटर होते हैं या पाई मॉडल होता है, ये सारे मॉडल्स आपको डिवाइसेस में मिले होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। ये सारे मॉडल्स जो है ये डीसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट होते हैं। डीसी पैरामीटर क्या क्या है? जैसे बीजेटी का डीसी पैरामीटर हमने क्या निकाला? आईसी एंड बीसीई। ये क्या हो गए? ये उसके डीसी पैरामीटर। और इन डीसी पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होंगे क्या? ये जो एसी मॉडल हम बनाने वाले हैं इसमें जो भी हम एलिमेंट लगाएंगे, जो भी हमारे पैसिव डिवाइसेस या एक्टिव डिवाइसेस लगाने वाले हैं, वो इन डीसी पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होंगे और तभी हम इसका एसी एनालिसिस कर पाएंगे। और एसी एनालिसिस कर रहे हैं दैट मीन्स अब हमें डीसी को क्या कर देना है? शॉर्ट। जो भी डीसी प्रेजेंट है हमारे सर्किट में उसको हम ग्राउंड कर देंगे। दैट मीन्स वीसीसी को और वीईई को सबसे पहले ग्राउंड कर दिया। अभी भी कौन ज्वाइन कर रहे हैं भाई? यार देखो क्लास जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप लिंक ज्वाइन करो और ये चीजें तो ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है क्या आप लोगों को? क्या अभी भी पीडीएफ भी विजिबल है? मैम पीडीएफ विजिबल है। पीडीएफ विजिबल है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जब जरूरत हुई तो इसे विजिट कर सकते हो। सब लोग जल्दी ज्वाइन करना है, बीच में ज्वाइन करते हो वो ब्लिंक करता रहता है इसलिए। तो एसी एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम एनालिसिस यूज कर रहे हैं, जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं फॉर एसी एनालिसिस, उस मॉडल का नाम है आरई मॉडल या आर पैरामीटर मॉडल। अगर आप लोगों को याद हो पिछले सेमेस्टर में आप लोग बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल, बीजेटी के स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़े होंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल नहीं पढ़ा वो अलग बात थी, लेकिन आपके सिलेबस में था अगर आप लोग देखेंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल में सबसे पहले आता है हाइब्रिड मॉडल या एच पैरामीटर मॉडल। बताइए मुझे, क्या आप लोगों ने ये नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? एच पैरामीटर मॉडल। देन पढ़ा होगा आपने पाई मॉडल और आरई मॉडल या आर मॉडल, आरई मॉडल भी बोलते हैं या आर मॉडल। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोग पहले सुन चुके हैं, देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं? कोई तो बताइए। किसी ने भी नहीं पढ़ा? नो मैम। किसी ने भी नहीं पढ़ा? वाओ,
सिलेबस में था, ये पता है आप लोगों को? यस मैम। सिलेबस में था लेकिन पहुंच नहीं पाए होंगे, मे बी थर्ड फोर्थ यूनिट में रहा होगा, ये फर्स्ट यूनिट में था। देखो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपका एग्जाम होगा या आपका टेस्ट होगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक ऑनेस्टी है कि हाँ ये सिलेबस के हवाना लास्ट सेमेस्टर में कवर हो चुका है। अब वो आपको आता है, वो नहीं आता है, वो अभी का प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम ये अब नहीं है। हाँ वो आपके साथ प्रॉब्लम जरूर है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बिल्कुल एलियन टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अरे ये कौन सा मॉडल है, ये क्या है, ये तो नहीं पता। बट हाँ ये चीजें अब आपको आगे अप्लाई होने वाली है। जैसे अभी हम लोग जो एसी एनालिसिस कर रहे हैं वहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आरई मॉडल। आरई मॉडल या कोई भी मॉडल जब हम पढ़ने जाते हैं तो नेटवर्क में आपने टू पोर्ट जरूर पढ़ा होगा, और उस टू पोर्ट में आपने हाइब्रिड पैरामीटर्स पढ़े होंगे। पढ़ा था? नेटवर्क में तो पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है, तो जो नेटवर्क वाला होता है वही हमें यहाँ पे लगाना है, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो एच पैरामीटर ये सारे मॉडल हैं, इन मॉडल्स में एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम डीसी एनालिसिस कर लेते हैं तो उसी सर्किट को जब हमें एसी के लिए यूज करना होता है तो हम उसको एक और सिंप्लीफाइड और लीनियर मॉडल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये पता होगा कि जो टू पोर्ट मॉडल होता है, जो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं वो लीनियर होते हैं। लीनियर और लीनियर जानबूझ के बनाए जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम सर्किट लेवल पे जाते हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसको और ज्यादा आसान करने के लिए हम उसका मॉडल ड्रॉ करते हैं, स्मॉल सिग्नल मॉडल। वो जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होते हैं या तो हाइब्रिड होगा या पाई होगा या आरई होगा। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो पाई मॉडल होता है क्योंकि सिंपलेस्ट होता है। और उसके अलावा आरई मॉडल भी यूज किया जा सकता है, जैसे अभी यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे मैंने आरई ही क्यों लिया है क्योंकि अगर आप लोग बुक में भी देखेंगे तो वहां पे भी आरई मॉडल लिया गया है। इसको आप पाई मॉडल से भी कर सकते हैं, एच मॉडल से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा और ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक बार ये है कि जब बेसिक आपको पता होगा तो आप किसी भी मॉडल से कर सकते हैं। अब बात आती है कि अच्छा इस मॉडल में होता क्या है, ये सर्किट कैसा बना हुआ है। तो ये सर्किट में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ मैं एक इससे आपको इस सर्किट में आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है, इनपुट में हमने दो एसी सोर्सेस लगा दिए हैं। एसी सोर्स लगाने के बाद मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, उसमें आप लोगों को अलग से ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आरई मॉडल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो आरई मॉडल यूज किया गया है वहां पे वो ऐसा कुछ है। इनपुट सेक्शन में हमने पहले ही बताया है, हम एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं विच इज एनालॉग इन नेचर, V1 या V2 समझ लो, या BS1 या BS2। तो इसको हमने V1 नाम दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा RS1 क्योंकि ये सोर्स का है। ये हमारा बेस वाला टर्मिनल है। जैसा कि हमारा बीजेपी होता है वैसा ही इसमें 3 सेक्शन होंगे। ये बेस वाला सेक्शन है और ये ऊपर से कलेक्टर वाला सेक्शन आ रहा है,
और कलेक्टर वाले सेक्शन में आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोग बेसिक एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे, 4 टाइप के एम्पलीफायर, तो 4 टाइप के एम्पलीफायर में पहला हमारा इनपुट सेक्शन होता था, दूसरा आउटपुट सेक्शन, और उस आउटपुट सेक्शन में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स होती थी। वो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो इनपुट सेक्शन के करंट पे डिपेंडेंट होती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे भी 2 सेक्शन होते हैं, और ये जो हमारा आउटपुट वाला लूप है, ये जो करंट है ये आईसी करंट है, लेकिन ये करंट किस पे डिपेंडेंट होती है, ये इनपुट सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही होती है उस पे डिपेंडेंट है, विच इज आईबी। मतलब ये हमारी आईबी करंट है, और वो पैरामीटर जिसके थ्रू ये डिपेंडेंट होती है वो है बीटा, और बीटा पहले डीसी था, यहाँ पे भी बीटा वही रहने वाला है, लेकिन वो एसी होगा। उसके बाद एक रजिस्टर लगा होता है आरसी, जो कि उस वाले सर्किट में भी आप लोगों को अगर याद हो, पीडीएफ में जो हमने डीसी एनालिसिस के टाइम पे सर्किट लिया था, वहां पे आउटपुट लूप में आरसी मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, जो यहाँ भी प्रेजेंट होगा। और उसके बाद लगा हुआ था बीसीसी, क्योंकि हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे बीसीसी को क्या कर देंगे, ग्राउंड। और जो हमारा आउटपुट हम लास्ट का केस में कहाँ से ले रहे थे, इस कलेक्टर टर्मिनल से ले रहे थे, यहाँ से और ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। तो अभी भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी आउटपुट हमारा यहीं से आएगा, पर क्योंकि हमारा ग्राउंड ऐसे लगा हुआ है तो अब हम यहाँ से कलेक्टर, यहाँ से आउटपुट लेंगे, विच इज आर VC1। ये क्लियर है सभी को आउटपुट लूप का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हेलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ आ रहा है या नहीं, बताइए। तो आउटपुट लूप हमने अभी ड्रॉ किया है। अब इसके बाद हम इनपुट सेक्शन में अगर आए तो क्योंकि ये आरई मॉडल है, तो इस आरई मॉडल में क्या हो जाएगा, इस आरई मॉडल में यहाँ पे एक आरई रेजिस्टेंस लगा होगा, आरई डैश से इसको शो किया गया है। और इसके बाद ऐसा ही आइडेंटिकल लूप दूसरे वाले सेक्शन का भी आएगा, ऐसा ही सिमिलर। तो यहाँ पे भी आरसी आ जाएगा, दिस इज आरसी, ग्राउंड, यहाँ पे DC2, और फिर ये इनपुट वाला सेक्शन है जहाँ पे RS2 और VS2 प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है सभी को? कुछ तो बोलिए भाई। Yes, ma'am. यहाँ पे फिर जो VEE हमने लगाया था माइनस, वो फिर ग्राउंड हो जाएगा, और दिस इज RE। ये हो गया RE मॉडल। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये एक चीज मिस कर दी है। यहाँ पे भी डिपेंडेंट करंट सोर्स आने वाला है, विच इज बीटा IB2 होगा, यहाँ पे IB1। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में एसी एनालिसिस करके, इस एसी एनालिसिस की मदद से हम लोग 2-3 चीजें निकालने वाले हैं। जैसे कि डीसी एनालिसिस किया तो हमने क्या किया, हमने ICQ निकाला और BCEQ निकाला बाय यूजिंग डीसी एनालिसिस। लेकिन अब जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो एसी एनालिसिस करके हम सबसे पहले जो चीज निकालेंगे वो है हमारा गेन या डिफरेंशियल गेन या ओपन लूप गेन जिसको कह ले। और क्या निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस बिफोर फीडबैक। जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर का होने वाला है वो हम डिटरमाइन करेंगे फॉर दिस सर्किट। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस करके हमने ड्रॉ किया है। और उसके बाद निकालेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। यही वो 3 पैरामीटर्स हैं। अगर आप लोग को याद हो, जब हमने फर्स्ट क्लास में एम्पलीफायर पढ़ा था तब भी यही 3 क्राइटेरिया ही देखा था। 4 टाइप के एम्पलीफायर्स पढ़े थे और उन चारों के लिए हमने गेन देखा था, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और उसके अलावा बैंडविड्थ है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो मोस्ट बेसिक ये जो सर्किट से हमें निकल करके आने वाला है
तो इस सर्किट से हम ये 3 चीजें डिटरमाइन करने वाले हैं बाय यूजिंग एसी एनालिसिस। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल गेन आर आई आर नॉट। क्योंकि हमें पता है इस सर्किट में ये दोनों स्टेजेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन आइडेंटिकल हैं। तो सिमिलरली जैसे डीसी एनालिसिस किया था, हम एक सेक्शन के लिए ही करंट निकालेंगे और एक सेक्शन के लिए वोल्टेज निकालेंगे, और वही करंट और वोल्टेज क्या हो जाएगी, दूसरे सेक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अभी एडी निकालना है, हमें डिफरेंशियल गेन निकालना है। उस डिफरेंशियल गेन के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज है, ये सर्किट आप लोग ध्यान से देखिए, मे बी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं हो रहा है आप लोगों को, कुछ समझ हो सकता है कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो या पूरा ही समझ में आ रहा हो। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आउटपुट सेक्शन में जो मैंने पोलैरिटी ड्रॉ करी है वो रिवर्स पोलैरिटी ड्रॉ करी है। यस और नो? देखिए सभी लोग। Yes, क्योंकि ma'am. आप लोगों को डाउट नहीं आया तो मैं ही पूछ लेती हूँ कि ये बताइए ये मैंने रिवर्स क्यों ड्रॉ करी है। क्योंकि अगर डाउट नहीं आया दैट मीन समझ आ गया। बताइए, एनीवन? कोई तो दिमाग लगाइए। मैम आउटपुट सेक्शन को इनपुट सेक्शन में ओवरलैप करने के लिए। इसके लिए आउटपुट को रिवर्स करने की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे बीजेटी का, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का बेसिक कॉन्सेप्ट। देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन, क्योंकि जो आउटपुट की करंट है वो इनपुट के थ्रू होकर के जा रही है और उसी तरीके से डिपेंडेंसी बन रही है। बट जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो तो आउटपुट सेक्शन से ही ले रहे हैं, जो आउटपुट वोल्टेज है, और उस आउटपुट सेक्शन में आउटपुट करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट जो है इनपुट करंट पे डिपेंडेंट है। ये सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है, बेसिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आई एम टॉकिंग अबाउट, वो आउटपुट को 180 डिग्री शिफ्ट कर देता है। यस और नो? ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नहीं पता? किसी को नहीं पता है ये? जो बेसिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है उसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, क्योंकि जो आउटपुट है वो 180 डिग्री शिफ्टेड होता है। किसी को नहीं पता? कोई नहीं बोल रहा है भाई, क्या बात है? क्लास अच्छी नहीं लग रही है या गूगल मीट का एनवायरनमेंट नहीं पसंद है किसी को? डोंट वरी, आप लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है। ये मत सोचिएगा कि अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही, आप कितने टाइम के लिए हैं, नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन दिस मीट सेक्शन आल्सो। तो बेटर कि आप थोड़ा अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दें। एनीवन प्लीज? आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद करिए, जब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पढ़ रहे थे वहां पे जो आउटपुट हम लोग जब निकालते हैं वो आउटपुट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा बेसिक। कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जैसे कि इन्वर्टिंग ओप एम्प होता है, इन्वर्टिंग ओप एम्प मतलब जब हम नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट देते हैं तो ओप एम्प का आउटपुट हमेशा हमें नेगेटिव साइन के साथ या तो फिर इन्वर्टेड मिलता है। सिमिलरली जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, बेसिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आई एम टॉकिंग, उसका जो आउटपुट है वो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का आता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। और इसीलिए यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है इस व्हाइट बोर्ड में, जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन के साथ ड्रॉ किया हुआ है, मतलब आउटपुट जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी का लिया हुआ है, VC1 और VC2। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब इक्वेशन लिखे हम लोग।
ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम आप लोग कोई एसी एनालिसिस का सर्किट देख रहे हैं, अगर मुझे ऐसा समझ आ रहा है तो। और मे भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे एसी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही अजीब लगता था, कुछ समझ ही नहीं आता था और इसके क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। लेकिन जब हम एफर्ट डालेंगे तब चीजें समझ में आएंगी, कुछ आपको भी एफर्ट करना होगा तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज रटना है, सिर्फ एग्जाम पास करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, तब ज्यादा दिमाग में आने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्किट में यहाँ पे भी दो सेक्शन है जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे भी आपको एक इनपुट सेक्शन दिखेगा, एक आउटपुट सेक्शन दिखेगा। इनपुट सेक्शन हमारा ये सेक्शन है, यहाँ पे ऐसे ये लगा हुआ है जो दिस इज आवर इनपुट सेक्शन। और इस इनपुट सेक्शन में हमें निकालना है जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, मतलब ये लगा हुआ है V1 एंड यहाँ से करंट फ्लो हो रही है IB1। यहाँ पे है RE डैश पैरामीटर के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं करी, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगी। तो पहले केवीएल की इक्वेशन लिखिए उसके बाद। और इस सेक्शन में ये है, ये बेस वाला सेक्शन है। दिस इज, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी ये कौन सी करंट है, यहाँ पे बताइए कौन सी करंट फ्लो होगी इस सेक्शन में। IE IE और IE1, क्योंकि IE2 कहाँ फ्लो होगा, IE2 ऊपर फ्लो होगा। सिमिलरली ऊपर में जो ऊपर वाले सेक्शन में करंट फ्लो होगी वो होगी IC। और AC को जो लिखते हैं, AC का नोटेशन जो होता है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो होगी यहाँ आ जाता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इस सेक्शन में जो करंट दिख रही है आप लोगों को, ये करंट क्या है, IC1 करंट है। इस सेक्शन में जो करंट है वो IC2 करंट है। यहाँ पे जो करंट है वो है IE1 और सिमिलरली इस ब्रांच में जो करंट है वो है IE2। जो नोटेशन है, बेस वाला जो नोटेशन है, मतलब जो सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में है, जैसे स्मॉल e, स्मॉल b एंड स्मॉल c। क्यों? क्योंकि ये AC पैरामीटर, ये जो तीनों पैरामीटर है ये हमारे AC पैरामीटर्स हैं, इसलिए इसको हमने स्मॉल में डिनोट किया हुआ है। और आप लोगों को भी स्मॉल में ही डिनोट करना है, ऐसा नहीं कि सबको कैपिटल लेटर में लिख दे और AC और DC में कोई फर्क ही नहीं रह जाए। ठीक है। इसके बाद अब जो हमें करना है, KVL की इक्वेशन लिखनी है। KVL की इक्वेशन जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, केवीएल इक्वेशन जो हमने लिखी है इसी सर्किट में ही अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे केवीएल इक्वेशन स्टार्ट होगी यहाँ से, केवीएल इक्वेशन जब इनपुट सेक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे इक्वेशन मिलेगी, -V1 दिस इज प्लस, और ये माइनस V1 प्लस IB1 RS1 प्लस IE1 इंटू RE डैश प्लस इस RE से कौन कितनी करंट फ्लो होगी, अब बताइए मुझे। RE से कितनी करंट फ्लो होगी बताइए मुझे। 2 RE dash. plus IE यस, IE1 वेरी plus गुड। IE2 यस, IE1 प्लस IE2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी केवीएल की इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस लूप, अब इस लूप के लिए इक्वेशन आप लोग बताएंगे, बताइए इक्वेशन बताइए।
इक्वेशन बताइए, एनीवन। दूसरे वाले सर्किट, ये जो दूसरा सेक्शन है उसके लिए इक्वेशन। यस, इक्वेशन क्या होगी? plus V2 plus I B2 R S2 plus यस, I वेरी गुड। E2 R ई डैश R E dash और plus लास्ट वाला सेम पैरामीटर। वेरी गुड, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में से अब हमें क्या निकालना है? हमें ये जो दो इक्वेशन से ही हमें बाकी की सारी चीजें निकल करके आएंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे आउटपुट की जो वोल्टेज है VC1 एंड VC2, इसी से हमें टोटल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। मतलब जो हमारा टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। और हम ये मान के चल रहे हैं, ऑल्दो ये नहीं ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये VC, ये पहला वाला सेक्शन है वो ज्यादा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले सेक्शन से। तो उससे क्या मिलेगा हमें? उससे हमें मिलेगा कि ये VC1 माइनस VC2 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं? ऐसा अज्यूम करेंगे ताकि हम जो वैल्यूज पुट करें उससे हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ IE1 एंड IE2 मिलेगा। VC1 माइनस VC2 कर लो, या तो फिर हम VC2 माइनस VC1 भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमने अज्यूम कर लिया कि एक सेक्शन का जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये ज्यादा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज। तो जो ओवरऑल वोल्टेज हो जाएगा आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? VC2 माइनस VC1 या VC1 माइनस VC2। ये जो दो इक्वेशन आई है, अब इन दो इक्वेशन में हमें कुछ कुछ अजम्पशन और कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा वही दो इक्वेशंस हैं ये जो अभी हमने लिखी है। केवीएल के थ्रू इनपुट सेक्शन की जो इक्वेशन लिखी है V1 और V2 की इन टर्म्स ऑफ IB1 एंड IE1, पर हमें ये पता है कि जहां भी हमारे इक्वेशन में IB टर्म प्रेजेंट है, मतलब बेस करंट प्रेजेंट है, तो वी विल नॉट यूज दिस बेस करंट। हम इस बेस करंट को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? जब भी बीजेटी की बात आती है तो कुछ बेसिक रिलेशन आपको बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। टिप पे मतलब कि बीजेटी है तो ये तो लगना ही लगना है, इसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है। जैसे बीटा की जो रिलेशन है, बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB। यहाँ पे सब मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ क्योंकि हम AC एनालिसिस की बात कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम IB को रिप्लेस करना चाहते हैं तो IB को हम IC से रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक दूसरा रिलेशन भी है जहाँ पे हमें ये पता है कि IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE, और उससे हमें ये पता चलता है क्योंकि अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, तो इससे हमें ये मिलता है IC इज इक्वल्स टू IE, वो भी कब? जब हमें पता है बीटा इज वेरी हाई। तो इस तरीके से जो हमारा IB है वो रिप्लेस हो गया किससे? IB इज 1 इज इक्वल्स टू IE बाय बीटा। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। आवाज आ रही है? ठीक है, फिर इसके बाद जहां ही IB प्रेजेंट है, IB1 और IB2 को हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ IE1 बाय बीटा एंड IE2 बाय बीटा। उससे रिप्लेस करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन में एक टर्म प्रेजेंट हो रहा है विच इज RS1 बाय बीटा एंड RS2 बाय बीटा, और RS इन R1, RS1 एंड RS2 ये दोनों कौन से रेजिस्टेंसेस हैं? ये दोनों कौन से रेजिस्टेंसेस हैं? इनकी वैल्यूज कितनी होती है बताइए? मैम इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज जो कि इनपुट में लगाए गए हैं और जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। और अगर ये स्मॉल वैल्यू के हैं डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल हो जाएंगे। दैट मींस वी कैन नेग्लेक्ट दीज टर्म्स, और इन टर्म्स को हटाने के बाद जो ओवरऑल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाती है? इस फॉर्म में, IE1 और IE2 के फॉर्म में विद और V1, मतलब हमारे पास 3 पैरामीटर्स प्रेजेंट हैं। अब हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और IE1 और IE2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी को?
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे IE1 और IE2 के टर्म्स में ये जो दो इक्वेशन आई हैं, इन इक्वेशंस में अगर हम आगे वैल्यूज को पुट करेंगे, आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है, और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी विच इज IE1 is equals to this RE dash plus RE minus RE by V2 and RE dash plus RE square। डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है। जब भी कोई भी मतलब मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ लो, ये एनालॉग सर्किट्स का नहीं, मैथ्स का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि अगर दो इक्वेशंस हैं और दोनों में ही ऐसी वैल्यूज हैं जो कि मतलब जीरो नहीं होंगी, रिड्यूस नहीं होंगी, यहाँ पे मतलब अननोन वैल्यूज के टर्म्स में है, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों इक्वेशंस का वो सेम रहेगा। दो अननोन क्वांटिटीज हैं यहाँ पे IE1 एंड IE2, और IE1 जब निकालेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वही डिनोमिनेटर जो है दूसरे इक्वेशन, दूसरा जो अननोन टर्म आप निकालेंगे उसके लिए भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल सिस्टम में भी देखा होगा, वहां पे भी आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आगे जब आप लोग करेंगे। तो जहाँ पे मल्टीपल इक्वेशंस आती हैं और हम उन मल्टीपल इक्वेशन से अननोन वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो वो जो अननोन वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं उसका जो डिनोमिनेटर है हर अननोन वैल्यू के लिए सेम होता है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो आती है हमारी, वो डिनोमिनेटर से ही आती है। तो वो डिनोमिनेटर आप कितने भी गेन निकालो, हर गेन के लिए डिनोमिनेटर सेम रहता है। मतलब आप फॉरवर्ड गेन निकालो, आप फीडबैक गेन निकालो, आप इंटरमीडिएट गेन निकालो, जहां से भी आप गेन निकालोगे वह डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज सेम रहने वाला है। उसी तरीके से जब हमने IE1 और IE2 निकाला तो दोनों ही केसेस में जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो सेम रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज में चेंज होगा बस। क्यों? क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसलिए अब इस IE1 और IE2 की मदद से हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। आउटपुट वोल्टेज जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो कलेक्टर सेक्शन है उस कलेक्टर सेक्शन में कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट है उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो Vc2 माइनस Vc1 किया, बट ये ऑलरेडी नेगेटिव है, हमें पता है, रिवर्स है क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी के साथ प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, Vc इज इक्वल्स टू, Vc हम पहले भी देख चुके हैं, IC इंटू RC इन टर्म्स ऑफ DC अगर हम ले तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ले रहे हैं। तो यहाँ माइनस RC इंटू IC2 और सिमिलरली माइनस RC इंटू IC1, और इसी IC को हमने क्या लिख दिया, IE1 एंड IE2। और अब इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे जो अभी हमने डिटरमाइन करी है, जो IE1 और IE2 की वैल्यू रखी है, और उसकी वैल्यूज को पुट करके हमें जो ओवरऑल इक्वेशन मिलने वाली है वो इक्वेशन ऐसी कुछ होगी इन टर्म्स ऑफ V1 माइनस V2। और यही V1 माइनस V2 क्या है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज। और दोनों का रेशियो हमें क्या देगा, दोनों का रेशियो हमें देगा डिफरेंशियल गेन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी तक आपने जितना भी एम्पलीफायर पढ़ा है सबसे पहले गेन ही देखा है। तो वो जो गेन की वैल्यू होती है फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो क्या होती है, RC डिवाइडेड बाय RE डैश। RC मतलब कलेक्टर सेक्शन में जो रजिस्टर लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कभी भी 1 किलो ओम से ज्यादा, या बहुत हुआ तो 3 किलो ओम या 5 किलो ओम तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। सिमिलरली RE डैश, अब RE डैश देखते हैं क्या होता है। RE डैश की जो वैल्यू होती है, क्योंकि हम RE मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है VT डिवाइडेड बाय IE। दिख रहा है सभी को? ये जो RE है, RE जो है एमीटर सेक्शन का रेजिस्टेंस है, E फॉर एमीटर सेक्शन, और एमीटर सेक्शन में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो रहा है इसकी वैल्यू जो है, जो इस मॉडल में हम लिखते हैं वो VT डिवाइडेड बाय IE से आती है। और VT आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है, VT क्या है, थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 28 मिलीवोल्ट। 25 मिली वोल्ट एट 25। इसकी दो वैल्यूज होती है। अब दो अलग अलग टेम्परेचर, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू 25.8 या तो फिर 26 मिलीवोल्ट हो जाती है।
और इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स यू कैन यूज दिस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज 28 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स यू विल नॉट यूज दिस 25 मिलीवोल्ट वैल्यू, आपको 26 मिलीवोल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर से आपको पता है कि आईसी जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो भी बढ़ती है, आईसी भी बढ़ती है, आईसी भी चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो हमने डेरिवेशन देखा, आप लोगों ने किया तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है कि गेन निकालिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, बट उतना ज्यादा नहीं आज तक वैसे तो पूछा नहीं गया है, बट क्योंकि सिलेबस में है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस, कि जब हम ओपैम्प पढ़ रहे होते हैं तो हमें उस ट्रायंगल के अंदर का कुछ पता नहीं होता है। तो उस ट्रायंगल के अंदर का फर्स्ट सेक्शन आपने पढ़ लिया है, उस फर्स्ट सेक्शन से जो गेन मिल रहा है वो गेन क्या है, RC by RE डैश। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हमने RC और RE की वैल्यू से ही गेन मिलना है, तो हम RC और RE की वैल्यू को चेंज करके वी कैन गेट एनी वैल्यू ऑफ द गेन जो हमें चाहिए। यस और नो? बताइए। कोई तो बोलिए भाई, यस मैम। आवाज Yes, नहीं आ ma'am. रही है क्या? Thirty-five students are there only. बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं प्रेजेंट है। ये जो गेन हमने निकाला है एबी, दिस इज डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल गेन है वो दो इनपुट के डिफरेंस से आया हुआ है, इसलिए इसको डिफरेंशियल गेन बोल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी गेन की स्टेजेस लगा करके हम डिजायरेबल गेन को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब अब हमें इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब 2-4 सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो उस 2-4 सेक्शन में अगर एक सेक्शन में हमें कुछ वैल्यू को निकालना होता है तो दूसरे सेक्शन को हम ग्राउंड कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। हमारे पास दो सेक्शन है, मतलब एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है, और उसके अलावा भी हम दो इनपुट दे रहे हैं, VS1 और VS2। तो एक इनपुट रेजिस्टेंस हमारा VS1 से आएगा, दूसरा इनपुट रेजिस्टेंस हमारा VS2 से आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो बेस टर्मिनल्स हैं और उन दोनों बेस टर्मिनल से दो करंट अंदर जा रही है। तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस V by I करने से हमें दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मिलेगी, और दोनों की वैल्यू हमें पता है कि सेम ही आनी है, बट डिटरमाइन तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, उन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के क्रॉस हम दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को निकालेंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्लियर है? और इसकी जो वैल्यू होगी डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस की, वो वैल्यू है, पहले वाले सेक्शन में निकालेंगे RI1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय IB1। IB1 क्यों बोल रहे हैं? IB1 वही करंट है जो बेस सेक्शन में फ्लो हो रही है। तो बेस सेक्शन की करंट और जो बेस सेक्शन में इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है विच इज V1, इनका रेशियो हमें क्या देगा? इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, जबकि हमारा दूसरा सेक्शन क्या है? जीरो है। जीरो मतलब शॉर्ट है या ग्राउंडेड है। वोल्टेज की बात करेंगे तो वो ग्राउंड ही होगा, और अगर करंट होता तो वो ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ पे IB को अगेन हम क्या करेंगे? IE अपॉन बीटा से रिप्लेस कर देंगे, और IE की वैल्यू हमें पता अभी अभी डिटरमाइन करी गई है IE की वैल्यू, तो उस IE1 की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है?
यहाँ पे जो IE1 की वैल्यू है उस वैल्यू को अगर आप लोग देखेंगे तो हमने जो वैल्यू यूज करी है उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज किया है? अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से यूज किया है कि हमें पता है कि जो कैपिटल RE है वो RE डैश से ज्यादा होने वाला है। क्यों? कैपिटल RE मतलब जो DC जो वैल्यू है, मतलब एक्चुअली जो एमीटर में रेजिस्टेंस लगा होगा वो या तो 1 किलो ओम, अप्रोक्सीमेटली 1 किलो ओम और उसके बराबर, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा हो सकता है और बहुत ज्यादा वैल्यू का नहीं होता ये भी। लेकिन जो RE डैश है, RE डैश तो ऑलरेडी VT डिवाइडेड बाय IE है, VT डिवाइडेड बाय IE। और VT किस रेंज में होता है? VT इज इन मिली वोल्ट और IE भी मिली एम्पियर रेंज में। मतलब डेफिनेटली RE डैश तो आपको ओम्स में ही मिलेगा ना, कि आपको हायर वैल्यू का मिलेगा। बताइए। ओम मैम। तो ये जो RE डैश की वैल्यू है तो बहुत ही कम होने वाली है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करके क्या किया है, इस RE डैश को नेग्लेक्ट कर दिया है। और RE डैश को नेग्लेक्ट करने के बाद सिर्फ RE और RE ऊपर नीचे बचेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो होगी 2 बीटा इंटू RE डैश। और ऐसी सेम वैल्यू आपको दूसरे सेक्शन में भी मिलने वाली है, विच इज RI2 is equals to V2 डिवाइडेड बाय IB2 और इससे भी आपको 2 बीटा इंटू RE डैश ही मिलने वाला है। और क्योंकि ये एक आइडेंटिकल सर्किट है तो इट इज श्योर कि जो एक सेक्शन का इनपुट रेजिस्टेंस है वही दूसरे सेक्शन का इनपुट रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन ही हमने ली थी कि दोनों ही जो सेक्शंस है, मतलब हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की स्टेजेस ली हैं, पर ये दोनों जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की स्टेजेस है आइडेंटिकल इंटेंशनली रखी गई है। क्यों? क्या? ताकि हमारे जो दो इनपुट टर्मिनल्स है V1 एंड V2 दोनों में सेम करंट फ्लो हो, दोनों के आउटपुट सेक्शन में सेम करंट फ्लो हो, दोनों के एमीटर सेक्शन में सेम करंट फ्लो हो और कोई भी मिसमैचिंग नहीं हो। और अगर थोड़ा सा भी मिसमैचिंग होती है, मतलब V1 एंड V2 का जो डिफरेंस है वो आगे जाके एम्पलीफाई तो होने ही वाला है, लेकिन रखा क्या जाता है कि दोनों में ही सेम करंट फ्लो हो, ताकि कोई भी नॉन लीनियरिटी सर्किट में प्रेजेंट ना आए, हमारा सर्किट एक लीनियर सर्किट की तरह बिहेव करे। इवन दो वी आर यूजिंग अ बीजेटी एंड बीजेटी एक नॉन लीनियर डिवाइस है, ये आप लोगों को भी पता है। मतलब बेसिकली एक नॉन लीनियर डिवाइस है, बट उस नॉन लीनियर डिवाइस को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है? एक लीनियर डिवाइस की तरह। क्यों किया है? क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए जब भी हम उसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, ताकि उसको इजीली एनालिसिस कर सके, इसलिए। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस पे। आउटपुट रेजिस्टेंस में कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में हमें बस सर्किट को देखना है और सर्किट को देख करके यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आउटपुट सेक्शन में एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है विच इज RC, और वही RC जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो दिस RC इज नथिंग बट RO1 एंड RO2 दोनों ही केस में इक्वल रहने वाला है, और यही हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है फॉर दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपने 3 पैरामीटर्स देखे कैसे डिराइव किए जाते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। सभी लोग फटाफट से ये न्यूमेरिकल नोट डाउन करें। वैसे तो आप लोगों को PDF मिल गया होगा ओलंपस पे, मिल गया है PDF? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी चीजें ओलंपस पे ही अपलोड करते रहेंगे और क्लास अगर हो सका तो ओलंपस में लेंगे, क्योंकि ओलंपस में सिर्फ 40 मिनट की क्लास शेड्यूल हो पाती है, बट ज्यादा इजी है ओलंपस में लेना। इसलिए हम लोग ओलंपस पे क्लास नहीं ले रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू ले रहे हैं, और इसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये न्यूमेरिकल सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? नोट डाउन कर लिया सभी ने?
31 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। कोई तो बोलिए भाई, न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया? इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो सोल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है, बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा और भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो नेक्स्ट है एसी एनालिसिस के बाद, व्हिच इज ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉमन मोड गेन वो पढ़ाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही।